Hello students, we are going to read a new lesson of Flamingo book Poets and Pancakes. We shall read this lesson in 3 parts because this lesson is a big lesson. If we talk about the author, Ashok Mitran is author of this lesson, a Tamil writer. ये एक तमिल के राइटर हैं थे। रिकाउंट्स हिज ईयर्स, अपने बीते हुए वर्षों को याद करते हैं एट जेमिनी स्टूडियो, जो जेमिनी स्टूडियो में इन्होंने बिताए। इन हिज बुक, और उसको उन वर्षों को इन्होंने किस में लिखा, अपनी एक किताब में लिखा जिसका शीर्षक है माई ईयर्स विथ बॉश, जिस किताब का शीर्षक है मेरे वर्ष बॉस के साथ। व्हिच टॉक्स ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ द मूवीज, जिस किताब में बात किया गया है मूवीज के प्रभाव के बारे में, चलचित्रों के प्रभाव के बारे में, ऑन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ ऑफ इंडिया, भारत के जीवन के प्रत्येक पहलुओं पर क्या प्रभाव पड़ा चित्रों का, चलचित्रों का, पिक्चर्स का, उसके बारे में उस किताब में बात किया गया है। जेमिनी स्टूडियो लोकेटेड इन चेन्नई, जेमिनी स्टूडियो चेन्नई में था। वाज सेट अप इन 1940, जो 1940 में खोला गया था। इट वाज वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फिल्म प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशन, यह एक अच्छा सा फिल्म प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशन था, बड़ा ही प्रभावशाली था ऑफ इंडिया इन द अर्ली डेज ऑफ इंडियन फिल्म मेकिंग। फिल्म उद्योग के शुरुआती दिनों में यह भारत का एक बहुत ही अच्छा प्रभावशाली फिल्म प्रोड्यूसिंग संस्थान था, ऑर्गेनाइजेशन था। इट्स फाउंडर वाज एस वासन, इसके फाउंडर जो थे वो एस वासन थे। द ड्यूटी ऑफ अशोक मित्रन, अशोक मित्रन की जेमिनी स्टूडियो में क्या ड्यूटी थी इन जेमिनी स्टूडियो, वाज टू कट न्यूज़पेपर की कटिंग करना, क्लिपिंग्स, वहाँ से क्लिप्स वगैरह ढूंढना, ऑन अ वाइड वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स, अलग अलग विषयों पर, विभिन्न प्रकार के विषयों पर पेपर से कटिंग करना, एंड स्टोर देम इन फाइल्स, और उसको फाइल में सजाना, सुरक्षित रखना। मैनी ऑफ दोज हैड टू बी रिटन आउट बाई हैंड, और उसमें से बहुत सारी चीज़ों को ये अशोक मित्रन को हैंड राइटिंग में भी करके लिख रखना पड़ता था। आल्दो ही परफॉर्म एन इनसिग्निफिकेंट फंक्शन, यद्यपि यह एक इनसिग्निफिकेंट फंक्शन करते थे, एक विचित्र काम करते थे कह सकते हैं। ही वाज द मोस्ट वेल इन्फॉर्म, और इसी काम के कारण इनके पास बहुत ज़्यादा जानकारी होती थी। इन्फॉर्म होते थे ना, रोज़ न्यूज़पेपर पढ़ना और उससे कटिंग करना। ऑफ ऑल द मेंबर्स, जितने भी मेंबर्स थे ऑफ द जेमिनी फैमिली, जेमिनी स्टूडियो में जितने भी सदस्य थे उनमें सबसे ज़्यादा जानकार अशोक मित्रन थे, क्योंकि ये पेपर की कटिंग करते थे, इनका काम ही इनसिग्निफिकेंट था। अब आइए हम लोग लेसन पढ़ते हैं। पैनकेक वाज द ब्रांड नेम ऑफ द मेकअप मटेरियल, मेकअप मटेरियल बनाने वाली एक कंपनी है जिसका नाम है पैनकेक, वह एक ब्रांड है जो बहुत ही अच्छे मेकअप मटेरियल बनाती है। ऐसा अशोक मित्र कहते हैं। दैट जेमिनी स्टूडियो ब्राट इन ट्रक लोड्स, जिसके मटेरियल्स को, मतलब पैनकेक के मेकअप मटेरियल को जेमिनी स्टूडियो ट्रक लोड्स मंगाता था, बहुत भारी मात्रा में मंगाता था। ग्रीटा गार्बो मस्ट हैव यूज इट, ग्रीता गार्बो ने इसको ज़रूर यूज किया होगा। मिस गोहर मस्ट हैव यूज इट, मिस गोहर ने भी इसको यूज किया होगा। बैजंती माला मस्ट हैव यूज इट, और बैजंती माला ने भी पैनकेक के मेकअप मटेरियल्स को यूज किया होगा। बट राती अग्निहोत्री में नॉट हैव इवन हियर्ड ऑफ इट, लेकिन राती अग्निहोत्री ने इसको नहीं सुना होगा, शायद नहीं सुना होगा। क्यों? क्योंकि वह राती अग्निहोत्री एक्टर्स बहुत बाद में फिल्म दुनिया में आई, तब तक और भी ब्रांड आ चुके थे मेकअप मटेरियल बनाने वाले, उनके मेकअप मटेरियल स्टूडियो में आने लगे थे। द मेकअप डिपार्टमेंट ऑफ जेमिनी स्टूडियो वाज इन द अप स्टेयर्स ऑफ बिल्डिंग, जो मेकअप डिपार्टमेंट था जेमिनी स्टूडियो का वो ऊपरी मंजिल पे था, ठीक है, और मतलब ऊपर फ्लोर पे था। दैट वाज बिलीव्ड, और ऐसा माना जाता था, टू हैव बीन रॉबर्ट क्लाइव स्टेबल, यह जो बिल्डिंग है यह रॉबर्ट क्लाइव का घुड़सार था। स्टेबल मीन्स घुड़सार, जहाँ पे घोड़े पाले जाते हैं, रखे जाते हैं। रॉबर्ट क्लाइव कौन है? एक अंग्रेज गवर्नर।
जो कब था ये अंग्रेज गवर्नर, जब देश नहीं आज़ाद हुआ था उसके पहले की बात है। अ डजन अदर बिल्डिंग्स इन द सिटी, और भी 1 दर्जन बिल्डिंग्स थी, इमारतें थीं शहर में, आर सेड, जिनके बारे में कहा जाता था टू हैव बीन हिज रेजिडेंस, कि यह भी रॉबर्ट क्लाइव की रेजिडेंस थी, उसका निवास स्थान थी। फॉर हिज ब्रीफ लाइफ, अपने छोटे से जीवन में, एंड इवन ब्रीफर स्टे इन मद्रास, अपने छोटे से शासनकाल में, अब उससे भी कम समय में मद्रास में जब जितना भी रहा, कौन, रॉबर्ट क्लाइव सीम टू हैव डन अ लॉट ऑफ मूविंग, ऐसा लगा कि रॉबर्ट क्लाइव ने बहुत ज़्यादा यात्राएं उस समय की, बिसाइड्स फाइटिंग, युद्ध करने के बावजूद, सम इम्पॉसिबल बैटल्स इन रिमोट कॉर्नर्स ऑफ इंडिया, उसने बहुत सारे असंभव बैटल्स जीते इंडिया में, लड़ाइयाँ लड़ी, एंड मैरिंग अ मैडन, और एक मैडन से उसने शादी भी की, मैडन कुंवारी लड़की। कहाँ पर किया? इन सेंट मैरी चर्च में किया। कहाँ पर है ये? इन फोर्ट सेंट जॉर्ज इन मद्रास, जो मद्रास में यहाँ पर है। अब आइए मेकअप रूम के बारे में बात करते हैं। अभी तक रॉबर्ट क्लाइव और जिस बिल्डिंग में मेकअप रूम था, स्टूडियो था, उसके बारे में बात हुई। द मेकअप रूम हैड द लुक ऑफ हेयर कटिंग सैलून, मेकअप रूम जो है वो जैसे हेयर कटिंग सैलून होता है ना, वैसे दिखाई देता था। विथ लाइट्स ऑल एंगल्स, जिसमें हर कोने से लाइट्स लगी होती थी। अराउंड हाफ अ दर्जन लार्ज मिरर, और हाफ अ दर्जन लार्ज मिरर उसमें लगे होते थे, मतलब बड़े बड़े शीशे, लगभग 6-7 शीशे लगे हुए थे। दे वर ऑल इनकैंडेसेंट लाइट्स, अच्छा, उन सभी शीशों में इनकैंडेसेंट लाइट्स, मतलब उन सभी शीशों में लाइट्स चमकती थी। सो यू कैन इमेजिन, अब यहाँ पर आप कल्पना कर सकते हैं, द फेरी मेजरी ऑफ दो सब्जेक्ट्स, कि कितना दुखदाई वह विषय था। टू मेकअप कराना कितना दुखदाई होता था। क्यों राइटर ने दुखदाई बताया? क्योंकि 6-7 बल्ब का जलना एक रूम में, और चारों तरफ 6-7 बड़े बड़े शीशे लगे होना। अब जब 6-7 बल्ब जल रहे हैं तो शीशे में भी वही बल्ब दिख रहे हैं, बाहर भी दिख रहे हैं, और उनसे आने वाली किरणें जो हैं, प्रकाश जो है पीला पीला, और उनसे हीट पैदा होती है, तो कितना दुखदाई होता था मेकअप करवाना उस समय। द मेकअप डिपार्टमेंट वाज फर्स्ट हेडेड बाई अ बंगाली, मेकअप डिपार्टमेंट सबसे पहले एक बंगाली के द्वारा गवर्न किया जाता था। हु बिकेम टू बिग फॉर अ स्टूडियो, जो स्टूडियो में काफ़ी पुराना हो गया था, और इसके बाद में उसने स्टूडियो को छोड़ दिया किसी अदर अपॉर्चुनिटी के चक्कर में, अवसर के चक्कर में। ही वॉज सक्सीडेड बाई अ महाराष्ट्रियन, फिर स्टूडियो को एक महाराष्ट्रियन के द्वारा सफल बनाया गया। ही वॉज सक्सीडेड बाई अ महाराष्ट्रियन, ही वॉज मतलब ये बंगाली के बारे में बात हो रही है, बंगाली को एक महाराष्ट्रियन के द्वारा फिर अलग दूसरा अवसर प्रदान किया गया, और इसको कोई दूसरा देखने लगा। हु वाज असिस्टेड बाई आ धारवाड़ कनाडिगा, जो धारवाड़ कनाडिगा, ये नाम ही कह सकते हैं, के द्वारा रखा गया था। एन आंध्रा, उसमें एक आंध्र का था, एक मद्रास का था, इंडियन क्रिश्चियन था वो, एंड एंग्लो बर्मीज था, एंड यूजुअल लोकल तमिल, और वहाँ पे लोकल तमिल के भी लोग, बहुत सारे लोग थे। कहाँ पर? उस स्टूडियो में। ऑल दिस शोज, ये सारी चीज़ें ये दिखाती हैं कि देयर वाज अ ग्रेट डील ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन, ये राष्ट्रीय एकता की एक बहुत बड़ी मिसाल दिखा रही हैं उस समय। लॉन्ग बिफोर, ये कब की बात है? जब AIR नहीं शुरू हुआ था, ऑल इंडिया रेडियो या दूरदर्शन नहीं शुरू हुआ था, तब की बात है, उस समय की बात है। ठीक है, दूरदर्शन या IR के बिफोर के पहले की बात है। बिगेन ब्रॉडकास्टिंग प्रोग्राम ऑन नेशनल इंटीग्रेशन, AIR और दूरदर्शन के द्वारा जो राष्ट्रीय एकता पे प्रोग्राम शुरू किए गए, उनसे पहले की बात है कि इस स्टूडियो में बहुत सारे लोग काम करते थे। कोई मद्रास का था, कोई तमिल का था, कोई क्रिश्चियन था, कोई ब्राह्मण था, ETC। दिस गैंग ऑफ नेशनल इंटीग्रेटेड मेकअप मैन, ये जो गैंग था राष्ट्रीय एकता को पैदा करने वाला मेकअप मैन का,
कुड टर्न एनी डिसेंट लुकिंग पर्सन, ये किसी को भी डिसेंट लुकिंग पर्सन को भी बदल सकते थे इनटू अ हिडियस क्रिम्सन ह्यूड मॉन्स्टर, ये किसी को भी हिडियस क्रिम्सन ह्यूड मॉन्स्टर में बदल सकते थे, विशालकाय गंदा दिखने वाले राक्षस की तरह मेकअप के द्वारा बदल सकते थे। विद द हेल्प ऑफ ट्रक लोड्स ऑफ पैनकेक एंड नंबर ऑफ अदर लोकली मेड पोशन एंड लोशन, जो लोकल में पोशन एंड लोशन बहुत सारे तैयार किए जाते थे मेकअप के लिए, या पैनकेक के मेकअप के सामान जो जेमिनी स्टूडियो में बहुत ज़्यादा आते थे, उनसे भारी मेकअप करके किसी भी अच्छे व्यक्ति को, डिसेंट लुकिंग पर्सन को ये एक राक्षसाकार गंदे लुक में बदल सकते थे, ऐसे ये मेकअप करने वाले लोग थे। दोज वर द डे ऑफ मेनली इनडोर शूटिंग। अच्छा, उन दिनों क्या होता था, वास्तव में केवल अंदर ही शूटिंग ज़्यादा होती थी, मतलब घर के अंदर ही ज़्यादा शूटिंग होती थी, बाहर आउटडोर शूटिंग कम होती थी। एंड ओनली 5% ऑफ द फिल्म वाज शूट आउटडोर्स, केवल 25% पिक्चर ही आउटडोर शूट करनी जानी पड़ती थी। ऐसे ही फिल्म बनती थी कि अंदर ही अंदर शूट हो जाती थी, घर के अंदर की कहानी जिसमें ज़्यादा तामझाम नहीं, एक ही घर में पूरी कहानी शूट हो गई। आई सपोज, मैं इसका समर्थन करता हूँ, द सेट्स द स्टूडियो लाइट्स नीडेड द गर्ल, जो स्टूडियो लाइट्स है और जो सेट्स है वहाँ पर लड़कियों की और लड़कों की आवश्यकता होती थी, टू मेड अप द लुक अगली इन ऑर्डर टू लुक प्रेजेंटेबल इन द मूवी, कि किसी के भी व्यक्ति को अगली बना करके रिप्रेजेंट किया जाए मूवी में, मतलब किसी भी एक्टर्स को ऐसा भद्दा मेकअप किया जाए कि वो अगली दिखने लगे और मूवी में प्रेजेंट हो। अब ये उस दिनों की मांग थी कि सुंदर दिखने के बजाय उसको भद्दा मेकअप कर दिया जाए। आ स्ट्रिक्ट हेरार्ची वाज मेंटेन्ड इन द मेकअप डिपार्टमेंट, मेकअप डिपार्टमेंट में एक स्ट्रिक्ट हेरार्ची थी। हेरार्ची मतलब एक सिस्टम था, सबसे बड़ा उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, ठीक है, और सबका काम बटा हुआ था। द चीफ मेकअप मैन मेड अप द चीफ एक्टर्स, जो मुख्य कमी पूर्ण करता होता था। मेकअप मतलब होता है कमी पूरा करना, और मेकअप मैन मतलब होता है कमी पूरा करने वाला आदमी। जो मुख्य कमी पूरा करने वाला आदमी था वो मुख्य एक्टर्स और एक्ट्रेस का ही मेकअप करता था, उसी को अगली बनाता था। एक्टर को हिंदी में क्या कहते हैं, नायक कह सकते हैं, नायिका का मेकअप करता था। हिज सीनियर असिस्टेंट, और उसका जो सीनियर असिस्टेंट होता था, सहायक होता था, द सेकंड हीरो एंड हीरोइन, वो साइड हीरो और हीरोइन की मेकअप करता था। मतलब एक हेरार्ची वहाँ पर थी, हेरार्की कह सकते हैं, हेरार्ची भी पढ़ सकते हैं। द जूनियर असिस्टेंट, और जो जूनियर असिस्टेंट होते थे, द मेन कॉमेडियन एंड सो फोर्थ, और ये मेन कॉमेडियन और बहुत सारे जो मुख्य कलाकार होते थे उनका मेकअप करते थे। द प्लेयर्स हु प्लेड द क्राउड, जो प्लेयर्स क्राउड का रोल करते थे, मतलब जो एक्टर्स भीड़ बनते थे, वर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑफिस बॉय, उनका मेकअप करने का काम ऑफिस बॉय का होता था। मतलब ये मानिए कि इतना बड़ा वो स्टूडियो था कि उसमें ऑफिस बॉय अलग, मेकअप डिपार्टमेंट अलग, हर चीज़ अलग होती थी। इससे अंदाज़ा लगता है कि खूब बड़ा है वो स्टूडियो था। इवन द मेकअप डिपार्टमेंट ऑफ द जेमिनी स्टूडियो हैड एन ऑफिस बॉय, उसी के बारे में बताया गया है कि जेमिनी स्टूडियो में उन दिनों मेकअप डिपार्टमेंट में ऑफिस बॉय का डिपार्टमेंट अलग ही था जो भीड़ का मेकअप करता था। ऑन द डेज, उन दिनों या उन दौर, उस समय, व्हेन देयर वाज अ क्राउड शूटिंग, जब एक भीड़ भाड़ की शूटिंग करनी होती थी, यू कुड सी हिम मिक्सिंग हिज पेंट इन a giant vessel and slapping it on the crowd players। तो आप देख सकते हैं कि बहुत बड़ी भीड़ का मेकअप करने के लिए क्या करना होता था, मेकअप सामान को एक बहुत बड़े बर्तन में रख करके और क्राउड्स को देना होता था कि वो तैयार हो जाएं, क्राउड्स को देना होता था। और स्लोपिंग बोल रहा है राइटर, मतलब उन पे हाथ से जैसे तैसे हो सक करके मेकअप करना होता था। द आइडिया वाज टू क्लोज एवरी पोर एंड द सरफेस ऑफ द फेस इन द
प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग मेकअप, जो विचार होता था, द आइडिया वाज टू क्लोज, जो विचार होता था वो बहुत ही निकट था। एवरी पोर एंड सरफेस, मतलब जितने भी छिद्र हों चेहरे पर, जितने भी पोर हों, पोर मतलब दाग धब्बे हों, छिद्र हों, वो सब ढक जाएं मेकअप करके, एकदम चमाचम बना देना है। ही वॉज नॉट एग्जैक्टली अ बॉय, जो राइटर है वो वास्तव में कोई लड़का नहीं है, उसको यहाँ पर लड़का बोला गया है। ही वॉज इन हिज अर्ली 40s हैविंग इंटर्ड, वो लगभग 40s का था तभी वहाँ पर इंटर्ड हुआ, स्टूडियो में आया। और कब आया? स्टूडियो ईयर्स एगो, एंड इन होप ऑफ बिकमिंग आ स्टार। कब आया और क्यों आया? एक स्टार बनने के लिए वो स्टूडियो में आया था। जो राइटर है इसका अशोक मित्रन, वो 14 की एज में आया था एक एक्टर बनने के लिए, स्टार एक्टर। आर अ टॉप स्क्रीन राइटर, या बहुत बड़ा एक स्क्रीन राइटर बनने की इच्छा से आया था। डायरेक्टर बनना चाहता था या लिरिक्स राइटर बनना चाहता था। ही वाज अ बिट ऑफ अ पोएट। हाँ, और उसके अंदर एक प्रतिभा और थी अशोक मित्रन के अंदर कि वो छोटे मोटे कविताएं भी करते थे, एक बिट ऑफ पोएट भी थे। इन दोज डेज, उन दिनों, आई वर्कड, मैंने काम किया। इन आ क्यूबिकल, लेखक कहता है कि मैंने एक क्यूबिकल में काम किया। क्यूबिकल ऐसे समझिए कि जैसे केबिन होती है साइबर कैफ़े में, अलग अलग केबिन में अलग अलग कंप्यूटर होते हैं, ऐसे लेखक को भी एक क्यूबिक मिला हुआ था, उसमें बैठ के अपना काम करता था। टू होल साइड्स ऑफ व्हिच बियर फ्रेंच विंडो, मेरे क्यूब के दो तरफ दो बड़ी फ्रेंच विंडो लगी हुई थी। उसी वो एक डिजाइन होती है खिड़की की जिसको फ्रेंच विंडो बोलते हैं। आई डिड नॉट नो एट द टाइम दे वर कॉल्ड फ्रेंच विंडोज। लेखक कहता है कि मुझे उस समय ये भी नहीं पता था कि इस प्रकार की खिड़कियों को फ्रेंच खिड़की कहा जाता है, ये भी मुझे नहीं पता था। सीइंग मी सिटिंग एट माई डेस्क, मुझे मेरे डेस्क पर बैठा हुआ देख करके, ठीक है, टीयरिंग अप न्यूज़पेपर डे इन एंड डे, दिन में दिन भर न्यूज़पेपर को फाड़ना और उसको अलग करना। मोस्ट पीपल थाट आई वॉज डूइंग नेक्स्ट टू नथिंग, लगभग बहुत सारे लोग ये सोचते थे स्टूडियो के कि मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, कुछ भी करने का प्लान नहीं कर रहा हूँ। इट इज़ लाइकली, ये उसी तरह से था कि द बॉस थॉट लाइक वाइज टू, जैसा कि बॉस भी ऐसा सोच सकते थे। So anyone who felt I should be given some occupation, अतः कोई महसूस करे, जो कोई महसूस करे कि मुझे कोई ऑक्यूपेशन, कोई जॉब कर लेनी चाहिए या कोई मुझे काम मिल जाना चाहिए स्टूडियो में, मैं पूरा दिन बैठे पेपर फाड़ता रहता हूँ। वुड बार्ज इनटू माय क्यूबिकल, एंड वो मेरे पास आएगा, मेरे क्यूबिकल में, मेरे केबिन में आएगा। डिलीवर एंड एक्सटेंड लेक्चर, और उसको एक एक्सटेंड लेक्चर, एक अच्छा सा लेक्चर पिला के चला जाएगा कि तुम यहाँ बैठे रहते हो, कुछ नहीं करते हो, पेपर फाड़ते रहते हो, आदि आदि। द बॉय इन द मेकअप डिपार्टमेंट, जो लड़का मेकअप डिपार्टमेंट में था, हैड डिसाइडेड, उसने निश्चय किया, आई शुड बी इनलाइटेंड ऑन हाउ ग्रेट लिटरेरी टैलेंट वाज बीइंग अलाउड टू गो वेस्ट, मैं अब सबको बता दूंगा कि एक अच्छी सी साहित्यिक प्रतिभा कैसे यहाँ पर बेकार हो रही है। गो वेस्ट इन अ डिपार्टमेंट, इस डिपार्टमेंट में, फिट ओनली फॉर बार्बर एंड प्रवर्टर्स, जो डिपार्टमेंट केवल बार्बर्स और प्रवर्टर्स के लिए है, उस जगह पर बैठा करके जो स्टूडियो का मालिक है एक अच्छे साहित्यिक प्रतिभा को कैसे बर्बाद कर रहा है। बार्बर्स मीन्स होता है नाई कह सकते हैं, और प्रवर्टर्स मीन्स होता है अपने सेक्स के अगेंस्ट काम करने वाले, मतलब कोई फीमेल है मेल का रोल करती है और मेल है फीमेल की तरह बिहेव करता है। सून आई वॉज प्रेइंग फॉर अ क्राउड शूटिंग ऑल द टाइम, जल्दी ही मैं ये चाहता था कि क्राउड शूटिंग हो, और हमेशा क्राउड शूटिंग, भीड़ भाड़ वाली शूटिंग हो, उसमें ये राइटर जो है अपने आप को ज़्यादा कंफर्टेबल फील करता था। नथिंग शॉर्ट ऑफ इट कुड सेव मी फ्रॉम हिज इपिक, अच्छा, इसमें से किसी भी तरह से मुझे कोई बचने का चांस नहीं होता था, मैं ऐसा करता था। नथिंग शॉर्ट ऑफ इट कुड सेव मी, इसमें से किसी भी तरीके से मुझे बचा नहीं सकता था, फ्रॉम
हिज इपिक, इस महाकाव्य से। आगे देखते हैं, इन ऑल इंस्टेंस ऑफ फ्रस्ट्रेशन, in all instances frustration, you will always find the anger directed towards a single person, openly or covertly। लेखक कहता है कि अगर आपका फ्रस्ट्रेशन है, दुख है या गुस्सा है, तो हर तरीके से आप क्या करेंगे, यू विल ऑलवेज फाइंड द एंगर डायरेक्टेड टूवर्ड्स अ सिंगल पर्सन। तो आप सिंगल पर्सन पर डायरेक्टली या तो गुस्सा दिखाने की कोशिश करेंगे या इनडायरेक्टली आप गुस्सा दिखाने की कोशिश करेंगे। करवर्टली, एंड दिस मैन ऑफ मेकअप डिपार्टमेंट, और यह वह आदमी है जो मेकअप डिपार्टमेंट में है, वाज कन्विंस्ड दैट ऑल हिज ओज, वही सारे दुखों का, इसके सारे दुखों का कारण है। इग्नोमिनी एंड निगलेक्ट वर ड्यू टू कोथामंगलम सुब्बू, जो इग्नोमिनी है और जो निगलेक्शन है, मतलब जो नकारात्मकता है, वह कोठामंगलम सुब्बू के कारण है। सुब्बू वाज द सेकंड एट जेमिनी स्टूडियो, सुब्बू जो है वो सेकंड पर्सन है जेमिनी स्टूडियो का। ही कुड नॉट हैव हैड मोर इनकरेजिंग ओपनिंग इन फिल्म, उसने ही कुड नॉट हैव हैड अ मोर इनकरेजिंग ओपनिंग इन फिल्म, उसने ओपनिंग फिल्म में बहुत ज़्यादा इंक्रीजिंग नहीं किया, बहुत ज़्यादा सुधार नहीं किया। देन आवर ग्रोन अप मेकअप बॉय हैड, जो हमारे नौजवान और मेकअप बॉय ने किया, ठीक है। देन आवर ग्रोन अप मेकअप बॉय हैड, ऑन द कंट्रेरी, इसके कंट्रेरी में, इसके विपरीत में कह सकते हैं, ही मस्ट हैव हैड टू फेस मोर अनसर्टेन एंड डिफ़िकल्ट टाइम, उसको बहुत ही अनिश्चित और बहुत ही कठिन समय का सामना करना पड़ रहा है। फॉर व्हेन ही बिगेन हिज करियर, जब उसने अपना करियर शुरू किया, देयर वाज नो फॉर्मली इस्टेब्लिश्ड फिल्म प्रोड्यूसिंग कंपनीज, तो कोई भी फॉर्मली मतलब अच्छे ढंग से फिल्म मेकिंग प्रोड्यूसिंग कंपनी नहीं थी, कोई भी अच्छा काम नहीं हो रहा था, ना कोई अच्छा स्टूडियो ही था। इवन इन द मैटर ऑफ एजुकेशन, और जहाँ तक शिक्षा का सवाल है, स्पेशली न फॉर्मल एजुकेशन, जो स्कूली शिक्षा का सवाल है, सुब्बू कुड नॉट हैव हैड एन एरेसिबल लीड ओवर आवर बॉय, सुब्बू को भी ऐसे पढ़ाई का करने का अवसर नहीं मिला ओवर आवर बॉय, जो हमारे स्टूडियो का एक लड़का है। सुब्बू कुड नॉट हैव हैड एन एरेसिबल लीड ओवर आवर बॉय। अब यहाँ से देखें, बट बाई वर्चू ऑफ बीइंग ब्राह्मण, लेकिन है क्या कि सुब्बू जो है वो ब्राह्मण के घर में पैदा हुआ लड़का है, ब्राह्मण है। आ वर्चू इंडीड, उसके अंदर गुण बहुत हैं, क्योंकि संस्कार ही उसका अच्छा हुआ है ब्राह्मण के यहाँ पैदा होने के कारण। ही मस्ट हैव हैड एक्सपोजर टू मोर एफ्लुएंट सिचुएशन एंड पीपल, उसके अंदर ये बहुत अच्छा एक गुण है कि वो सिचुएशन को बड़े अच्छे ढंग से हैंडल कर लेता है। ही हैड द एबिलिटी टू लुक चीयरफुल एट ऑल टाइम्स, उसके पास एक योग्यता ये है कि वो हर समय खुश दिखाई देता है, चीयरफुल दिखाई देता है, चेहरे पे हमेशा उसके मुस्कुराहट होती है। इवन हैविंग हैड आ हैंड इन अ फ्लॉप फिल्म, चाहे फ्लॉप फिल्म ही उसके द्वारा की गई हो, फिर भी वो खुश दिखाई देता है। ही ऑलवेज हैड वर्क फॉर समबडी, वो हमेशा किसी न किसी दूसरे के लिए काम करता रहता है। कहानी कहाँ से शुरू हुई थी, कहाँ जा रही है, अभी धीरे धीरे आप पता कर चल जाएगा। ही कुड नेवर डू थिंग्स ऑन हिज ओन, वह अपने अनुसार कोई भी काम नहीं करता है। बट हिज सेंस ऑफ लॉयल्टी मेड हिम आइडेंटिफाई हिमसेल्फ विथ हिज प्रिंसिपल, लेकिन जो उसकी स्वामी भक्ति है अपने मालिक के प्रति, वो उसको स्वयं ही आइडेंटिफाई कर रही है, उसकी पहचान बन गई है। कंप्लीटली एंड टर्न हिज इंटायर क्रिएटिविटी टू हिज प्रिंसिपल एडवांटेज, उसको
पूरा उसकी तरफ कर दिया है, मतलब अपने मालिक के प्रति इतना वफादार है वो कि उसका सारा काम अपने मालिक के एडवांटेज के लिए ही होता है। उसकी सारी क्रिएटिविटी जो है वो मालिक के लाभ पहुंचाने तक ही होती है, कि मालिक को लाभ हो, जिससे भी अच्छा हो। ही वाज टेलर मेड फॉर फिल्म, वो फिल्म के लिए टेलर तैयार करता था। ही वाज टेलर, वो टेलर था। मेड फॉर फिल्म, फिल्म के लिए। ही वाज अ मैन, वह एक ऐसा आदमी था हु कुड बी इंस्पायर्ड बाई कमांडेड, जो आदेश मिलने पे खुश हो जाया करता था। हु कुड बी इंस्पायर्ड व्हेन कमांडेड, जब उसको आदेश दिया जाता था तभी वो खुश हो जाता था। द रैट फाइट्स द टाइगर, चूहा टाइगर से फाइट्स करता है अंडर वाटर, पानी के अंदर। एंड किल हर, और उसको ख़त्म कर देता है। बट टेक पिटी ऑन द कप्स, लेकिन चूहे को, जो टाइगर का बच्चा है, कप्स है, उस पर दया आ जाती है। टेंड्स देम लविंगली, और उस पर वो प्रेम दिखाता है। आई डू नॉट नो हाउ टू द सीन, मैं नहीं जानता हूँ कि इस सीन को कैसे क्रिएट किया जाए, कैसे शूट किया जाए। द प्रोड्यूसर वुड से, प्रोड्यूसर ने कहा, किससे कहा? एंड सुब्बू वुड कम आउट, लेकिन तभी सुब्बू आता है। कम आउट विथ 4 पेज ऑफ द रेड प्योरिंग अफेक्शन ऑन इट्स विक्टिम्स ऑफरिंग, अपने जो दुश्मन है, मतलब जिस वो सिब्बू आता है, बताता है 4 तरीके से कि कैसे चूहे के प्रेम को कब्ज के प्रति दिखा सकते हो। 4 तरीका बताता है तुरंत। जब वो डायरेक्टर कहता है, प्रोड्यूसर कहता है कि इस सीन को कैसे फिल्माए कि एक चूहे ने एक टाइगर को मार दिया और उसके बच्चे पर वो प्रेम दिखा रहा है, तभी सुब्बू बताता है कि 4 तरीका मैं बताता हूँ, आप इन चारों तरीकों में से किसी भी तरीके से चूहे के प्रेम को कब्ज के लिए आप दिखा सकते हैं। कब्ज मतलब शेर का बच्चा, उसको दिखा सकते हैं। ठीक है, ऑफस्प्रिंग में संतान होता है। गुड, अच्छा। बट आई एम नॉट श्योर इट इज़ अफेक्टिव इनफ, तभी प्रोड्यूसर कहता है कि मैं ये बताऊं कि ये मुझे बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं लगता है। द प्रोड्यूसर वुड से, जैसे ही प्रोड्यूसर ऐसा कहता है, एंड इट इन अ मिनट सुब्बू वुड कम आउट ऑफ 14 मोर अल्टरनेटिव, सुब्बू तभी 14 प्रकार से और तरीके बताता है, 14 तरीके और बताता है कि किस तरीके से इस सीन को शूट किया जा सकता है। इसका मतलब सुब्बू बहुत ही बुद्धिमान था, 1 मिनट में 14 तरीके वो बता देता है प्रोड्यूसर को। पहले सुब्बू 4 तरीके बताता है, उससे प्रोड्यूसर खुश नहीं होता है, तुरंत उसने 14 नए तरीके और बता दिए। फिल्म मेकिंग मस्ट हैव बीन एंड वाज सो इजी विथ अ मैन लाइक सुब्बू अराउंड, अगर सुब्बू जैसे लोग चारों तरफ हों तो फिल्म बनाना बहुत ही आसान होता है। एंड इफ़ ईवर दियर वाज अ मैन, लेकिन अगर वहाँ पर इस तरह से एक कोई आदमी हो हु गेव डायरेक्शन एंड डिफिनीशन टू जेमिनी स्टूडियो, जो जेमिनी स्टूडियो को डायरेक्शन और डिफिनीशन दे सके, जैसे कि सुब्बू है। ड्यूरिंग इट्स गोल्डन ईयर, जब जेमिनी स्टूडियो का स्वर्णिम वर्ष चल रहा हो उस समय। इट वाज सुब्बू, तो वह एक सुब्बू बाबू ही है जो जेमिनी स्टूडियो के गोल्डन ईयर में उसको डायरेक्शन दे सकता है। सुब्बू हैड आ सेपरेट आइडेंटिटी, सुब्बू की एक अपनी अलग ही पहचान है। एज अ पोएट, वो पोएट है। एंड दो ही वॉज सर्टेनली कैपेबल ऑफ मोर कॉम्प्लेक्स एंड हायर फॉर्म, और यह निश्चय है कि वो बहुत ही अच्छे अच्छे फॉर्म में, कॉम्प्लेक्स में, अच्छे अच्छे रूप में उच्च उत्कृष्ट कविताओं को कर सकता है। ही डेलिबरेटली चूज द एड्रेस ऑफ हिज पोएट्री, उसने जानबूझ करके अपनी पहचान कविता में बनाई है। टू द मैसेज, ताकि कविता से वो मैसेज दे सके। मैसेज कविता में, मैसेज में उसने अपनी पहचान बनाई है। हिज सक्सेस इन फिल्म, उसकी जो सफलता फिल्म में है, ओवरशोड एंड ड्रॉप्ड हिज लिटरेरी अचीवमेंट, वो बहुत ज़्यादा दिखाई देती है और उसके साहित्यिक उपलब्धता को दिखाती है, लिटरेरी अचीवमेंट्स को दिखाती है। सो आरसो हिज क्रिटिक्स, या उसके
आर सो हिज क्रिटिक्स फेल्ट, या उसके आलोचक फेल्ट करते हैं, महसूस करते हैं। ही कंपोज सेवरल ट्रूली ओरिजिनल स्टोरी पोएम्स, उसने बहुत सारे वास्तविक कहानी में कविताओं को लिखा है। इन फोल्क, फोक मतलब समूह में, गुच्छे में कह सकते हैं। रिफ्रेन एंड डायरेक्शन, एंड आल्सो रोट आ स्प्राउलिंग नॉवेल, उसने एक स्प्राउलिंग नॉवेल भी लिखा है। उसका क्या नाम है? तिलाना। तिलाना नाम का उसने एक नावल भी लिखा है। मोहन आम्बल विथ डजन ऑफ डेप्टली ईस्ट करेक्टर, he quite successfully recreated the mode and manner of the Devdasis of the अर्ली 20th सेंचुरी। उसने देवदासी पर भी अर्ली 20th सेंचुरी की जो एक सभ्यता थी, व्यवस्था थी, उस पर भी बहुत ही अच्छी चीज़ें लिखी हैं, अच्छे ढंग से लिखी हैं। देवदासी ये साउथ इंडिया में मंदिरों में पूजा करने के लिए लड़कियों को रखा जाता था, उनको देवदासी कहा गया। तो उसके बारे में भी उसने लिखा है। ये फर्स्ट पार्ट है, यहीं पर इसको विराम करते हैं। नई क्लास फिर आपको नए दिन मिलेगी। थैंक यू। आई होप यू शुड अंडरस्टैंड दिस स्टोरी, सो रीड केयरफुल्ली। थैंक यू।